Good morning, all of you. Today we are going to start with another chapter of 12th class business studies, and the name of the chapter is Financial Management. इस चैप्टर से हमारा बिजनेस स्टडीज़ का 12th क्लास का जो सिलेबस है उसका दूसरा बुक स्टार्ट होता है और यह दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें ये सबसे पहला चैप्टर है और जिसका नाम मैंने जैसे कि आपको बताया वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब सबसे पहली चीज़ है कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज़ है। तो जैसे देखिए कि इसमें लिखा हुआ भी है, सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन को समझाया गया और उन्होंने बताया है कि बिजनेस फाइनेंस यानी कि बिजनेस में लगने वाला पैसा या बिजनेस में यूज़ होने वाला पैसा। अब बात करते हैं हमारी दूसरी चीज़ की, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि पैसे का मैनेजमेंट, पैसे का सही उपयोग या एफिशिएंट यूज़ ऑफ मनी। अब इसमें हमारे सामने जैसे कि हम देख पा रहे हैं डेफिनेशन में तीन बातें पर मेन फोकस किया गया है। डिसीजन रिगार्डिंग टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग ऑफ द ऑनर्स। यानी कि फंड्स का जो है वो अरेंजमेंट कैसे किया जाए, उसे कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए या किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए, लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स में या हमारे करंट एसेट्स में। फिर इसमें लास्ट जो बात बताई गई है वो बताई गई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट मनी, यानी कि उस मनी को, उन फंड्स को जो हमने इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न में हमें जो प्रॉफिट मिले हैं उसे ऑनर्स को कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं अब आगे इसमें आगे क्या है। इसमें हमें नेक्स्ट टॉपिक जो बताया गया है वो बताया गया है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर जिक्र किया था, ये सबसे पहले जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और इसका जो काम है वो यही काम होता है कि ये हमारे क्या करता है, ये हमारे पैसे का सही से कंपोजिशन या साइज़ हमें ड्रॉ कर कर बताता है कि हमारा जो फर्म का जो पैसा है उसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए, फिक्स्ड एसेट्स में या करंट एसेट्स में। अब ये फिक्स्ड एसेट्स क्या चीज़ है? फिक्स्ड एसेट्स वो पैसा है जो एक लंबे समय के लिए यानी कि 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए एक फर्म में इन्वेस्ट होने जा रहा है इन फॉर्म ऑफ प्लांट, लैंड, मशीन, इस रूप में होने जा रहा है। और करंट एसेट्स हमारा वो पैसा है जो हमारी डे टू डे नीड्स को, एक फर्म की डे टू डे नीड्स को पूरा करता है, उसमें इन्वेस्ट होने जा रहा है। तो इसका कितना इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में करना है और कितना इसका फिक्स्ड एसेट्स में करना है, ये डिसीज़न एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न होता है और ये एक डिसीज़न है जो एक फाइनेंशियल मैनेजर द्वारा जो है लिया जाता है। इसीलिए ये एक फाइनेंस मैनेजर का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है डिसीज़न होता है। और इसने क्या बात कही है, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अगर देखिए अब पैसा हमने लगाया है तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो सारा पैसा है, और आज के समय में तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सारा जो पैसा है वो फर्म के जो ऑनर्स हैं वो अपने ही पास से लगाएं या अपना ही पैसा लगाएं, क्योंकि एक फर्म में दो तरह का पैसा लगा रहता है, एक ऑनर्स फंड और एक बोरोड फंड। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न होता है, इसलिए ये भी फाइनेंशियल मैनेजर का या एक फाइनेंस मैनेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़न होता है, जिसे बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है और इसे बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ एक फाइनेंस मैनेजर को लेना होता है। नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट और इक्विटी। यानी कि जो हम लॉन्ग टर्म, अब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि जो फर्म में पैसा लगेगा उसका कितना पोर्शन ऑनर्स फंड का होगा और कितना जो पोर्शन है वो बोरोड फंड का होगा। तो इसके बाद हमारे सामने एक डिसीज़न आता है कि जो पैसा हम लोग ऑनर्स फंड और बोरोड फंड से इकट्ठा कर रहे हैं उसका कितना पार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में और कितना शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट होगा। तो शॉर्ट टर्म तो ये है कि इतना क्रूशियल डिसीज़न नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होने वाला जो पैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न है और वो ऑनर्स फंड से आए या बोरोड फंड से आए ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बोरोड फंड से आता है तो वो हमारे लिए एक परमानेंट लाइबिलिटीज़ बन जाता है और उसका इंटरेस्ट हमारे लिए एक अनदर लाइबिलिटीज़ बन जाती है। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न है हमारे फाइनेंस मैनेजर के लिए। तो ये सब एक जो रोल हैं वो फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिए जाते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एक टॉपिक है ये एक फाइनेंस मैनेजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इन्होंने लास्ट आइटम बताया है ऑल द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि वो सब आइटम जिनसे एक फर्म को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उनको उस डिसीज़न को लेना या उन आइटम्स को अपनी बैलेंस शीट में किस साइड रखना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये काम भी एक फाइनेंस मैनेजर द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, वैसे तो हमारे सिलेबस में 5 ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, बट उसमें जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक फाइनेंशियल मैनेजर का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा दैट द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द फर्म। तो यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक फर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, लगाया हुआ है। तो उनके पैसे की वैल्यू, यानी कि उनके जो शेयर्स है उसकी जो मार्केट प्राइस है वो बढ़नी चाहिए। उनका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जो रिटर्न आनी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं है तो उसे अच्छा करने का जो काम होता है वही एक फाइनेंशियल मैनेजर का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। बाकी उसके जो 4 ऑब्जेक्टिव्स वो बताए गए हैं वो सब ऑब्जेक्टिव है और उनका मेन फोकस जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की इक्विटी जो वेल्थ है उसे मैक्सिमाइज करना ही होता है। चलिए, तो अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है। अब फाइनेंशियल मैनेजर के इस रोल को हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मेन डिसीज़न, 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीज़न और तीसरा है डिविडेंड डिसीज़न। तो इन्वेस्टमेंट जो डिसीज़न है वो डिसीज़न है रिगार्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स इनटू द लॉन्ग टर्म और इनटू द शॉर्ट टर्म, यानी कि जो फंड्स हैं उन्हें कैसे इन्वेस्ट किया जाए। ज़्यादा पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाया जाए और कम पैसा शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल में लगाया जाए, या ज़्यादा पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाया जाए जिससे कि अच्छी मशीनरी, अच्छा प्लांट और एक प्रॉपर जो लैंड है जितनी रिक्वायर्ड है वो ख़रीदी जा सके, या वर्किंग कैपिटल को देखा जाए जो कि हमारी शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग होती हैं, जैसे कि हमारे डेबिटर्स। ठीक है ना। तो इस बारे में मैं ज़्यादा जो है वो डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो सब टॉपिक्स हैं ये अकाउंटेंसी से रिलेटेड हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको ब्रीफ में ही इसके बारे में बताऊँगा। नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा कहाँ से आए, ऑनर्स फंड से आए या बोरोड फंड से आए। ऑनर्स फंड से आए तो कितना आए और कब आए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न है। और बोरोड फंड से आए तो कितना आए और कब आए, ये भी एक अनदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाने वाला डिसीज़न है, जो कि बहुत ही क्रूशियल डिसीज़न होता है। तो इसलिए भी इसका जो डिस्कशन है वो इस चैप्टर में किया गया है। नेक्स्ट इज़ डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड क्या है? द रिटर्न गिवन टू द ऑनर्स और द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, यानी कि शेयर्स के बदले में, शेयर्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बदले में जो एक शेयर होल्डर को मिलता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना दिया जाए, हाई दिया जाए या लो दिया जाए या स्टेबल दिया जाए, ये एक डिसीज़न भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजर के द्वारा लिए जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो इसलिए भी इसका भी हम लोग इस चैप्टर में जिक्र कर रहे हैं, इसका भी डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। अब इस चैप्टर से जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है या जो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो टॉपिक होता है रिलेटेड टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू ऑल दिस फाइनेंशियल डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों डिसीजंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। जी, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमें 11 फैक्टर्स दिए गए हैं जो कि हमारे जो फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं उन्हें अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है इन्होंने कॉस्ट। कॉस्ट का फाइनेंस से क्या मतलब है? बिल्कुल रिलेशन है कॉस्ट का। कॉस्ट से मतलब है यानी कि जब हम फंड्स को रेज करते हैं
तो उन्हें रेज करने में एक फर्म को खर्च करना होता है, एक खर्चा करना होता है, जिससे कि उन फंड्स को रेज किया जा सके। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, अगर हम लोग ऑनर्स फंड यानी कि इक्विटी शेयर से अगर पैसा रेज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक एडवर्टीजमेंट, जिसे कि प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है, वो इशू करना होता है, और उसे इशू करना एक कॉस्टली अफेयर है। अंडरराइटर कमीशन, ब्रोकेज फीस, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सब चीज़ें कॉस्ट जो हैं, जब हम इक्विटी शेयर से या शेयर से पैसा मार्केट से रेज करते हैं तब हमें एक फर्म को खर्च करना होता है। अगर वो पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो हमें ऑनर्स फंड से जो पैसा हमने, जो फंड्स हमने रेज किए हैं, उसे रेज करने में फ़ायदे के बिहाव पर लॉस हो जाएगा। तो इसलिए वो कॉस्ट बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि मैंने बोरोड फंड से बताया था कि बोरोड फंड एक हमारी परमानेंट लायबिलिटीज़ बन जाती है और उसका इंटरेस्ट जो है वो एक और अनदर हमारी लायबिलिटीज़ या फर्म की लायबिलिटीज़ बन जाती है। तो इस तरह से दोनों ही सोर्सेज में अपने अपने जो हैं वो कॉस्ट अलग अलग हैं, समय के हिसाब से, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो कि एक बिजनेस सोर्स ऑफ फंड को अफेक्ट करता है। दूसरा है रिस्क। इसी तरह से ऑनर्स फंड का रिस्क है, इसी तरह से बोरोड फंड का रिस्क है। ऑनर्स फंड का रिस्क क्या है? देखिए, जो ऑनर्स फंड होते हैं वो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होते हैं, जैसे कि रिटेन अर्निंग। अगर उसे हमने किसी भी एक अनयूजुअल या किसी एक अनक्रूशल सिचुएशन में ही यूज़ कर लिया तो हमें क्रूशल सिचुएशन में या इमरजेंसी की सिचुएशन में हमें फंड्स को रेज करना पड़ेगा, और जो कि हमारे लिए बहुत कॉस्टली हो जाएगा। इसी तरह से बोरोड फंड तो रिस्की होता ही है, चीपेस्ट सोर्स तो होता है, बट सबसे रिस्की सोर्स होता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे फैक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट, जैसे कि हमारा कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन को मैं डिफाइन कर देता हूँ। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो दो तरह का होता है, एक इनफ्लो ऑफ कैश, एक आउटफ्लो ऑफ कैश। यानी कि हमारा कितना पैसा फर्म से एज अ एक्सपेंसेस जो है वो बाहर जा रहा हो और एज अ अर्निंग यानी कि फर्म में आ रहा है। ये दो तरह के कैश फ्लो होते हैं, एक इनफ्लो एक आउटफ्लो, यानी कि कितनी हमारी अर्निंग है और कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक फर्म की फाइनेंसिंग डिसीजन को, अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हों और इनकम कम हो तो हम एक एक्स्ट्रा और जो एक्सपेंसेस उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो इसलिए ये सभी जो फैक्टर्स दिए हैं, कंट्रोल कंसिडरेशन, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को ऑपरेट करने के जो हमारे खर्चे होते हैं वो अगर बहुत हाई होंगे तो हम जो है और क्या जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उन्हें करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। कंट्रोल कंसिडरेशन यानी कि हम बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो इक्विटी शेयर्स से हम नहीं इशू कर सकते हैं, उससे हमारा कंट्रोल लूज़ होगा, क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाएगा दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम द ऑनर ऑफ द फर्म। तो जो एग्जिस्टिंग ऑनर्स हैं उनका कंट्रोल जो है वो शेयर होगा या लूज़ होगा। तो इसलिए ये सभी फैक्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और इन फैक्टर्स से सबसे ज़्यादा जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए ये जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो इन डिसीजंस को ज़रूर पढ़ें, और बिल्कुल पढ़ें, इनसे क्वेश्चंस जो है वो 100% पूछा जाता है। थैंक यू।